NCERT रिमझिम कक्षा 5 हिंदी पाठ 6 चिट्ठी का सफर। प्यारे बच्चों, आज के आधुनिक युग में हमारे पास संचार के बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं, परंतु एक समय ऐसा भी था जब संचार के लिए हम मनुष्य पत्रों का प्रयोग करते थे। आज के आधुनिक युग में पत्रों की महत्वता कुछ कम हो गई है, परंतु फिर भी यह संचार के माध्यमों का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस पाठ में हम जानेंगे कि पत्र कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाए क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगहों पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। प्यारे बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले आइए पिन कोड को समझते हैं। इस चित्र में आपको 6 अंकों का एक पिन कोड दिखाई दे रहा है। इस पिन कोड में पहला अंक भारतीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, दूसरा अंक उप क्षेत्र को दर्शाता है और तीसरा अंक जिले को दर्शाता है। अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर मानिए कि हल्द्वानी का पिन कोड 263139 है, तो यहाँ अंक 2 उत्तराखंड राज्य को, अंक 6 देहरादून को, अंक 3 नैनीताल जिले को और 139 उस नैनीताल जिले के हल्द्वानी पोस्ट ऑफिस को दर्शा रहा है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंक का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है।
डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? प्यारे बच्चों, टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? यदि आप जानते हो तो दिए गए स्थान पर इसे लिखने का प्रयास करें। दिए गए चित्र में डाक टिकटों का संग्रह दिखाया गया है। आप भी विभिन्न प्रकार के डाक टिकटों का संग्रह करें और उसका कोलाज बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाने का प्रयास करें। डाक टिकट संग्रह करने के विज्ञान को डाक टिकट संग्रह कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फिलेटलेटली कहा जाता है। यह एक शौक है जिसमें डाक टिकटों और डाक इतिहास का अध्ययन और संग्रह शामिल है। डाक टिकट संग्रहकर्ता या टिकट संग्राहक टिकटों के इतिहास, डिजाइन और उत्पादन के साथ साथ उनका उपयोग करने वाली डाक प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। वे या तो उनकी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व या निवेश मूल्य के लिए टिकटें भी एकत्र करते हैं। फिलेटली को एक विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें टिकटों का व्यवस्थित अध्ययन, टिकटों का विश्लेषण और प्रमाणन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग और ज्ञान का लगातार विकसित होने वाला समूह शामिल है। अन्य विज्ञानों की तरह डाक टिकट संग्रह को भी स्टाम्प दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन, प्रयोग और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। चलिए चिट्ठी का सफर पुनः प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने से हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक यह सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गृहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने में काम लिया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम्हें एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्धों में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो
तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070।